दोस्तों ये 13वीं सदी के आखिर और 14वीं सदी की शुरुआत की बात है कि जब दिल्ली के बिल्कुल बाहर एक खतरनाक फौज खड़ी हुई थी। ये वही फौज थी कि जिसके बारे में उस दौर में मशहूर था कि जिस इलाके से भी ये फौज गुजर जाया करती थी, इंसान तो छोड़िए बल्कि उस इलाके के कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर, चूहे, सांप, खेत खलियान सब कुछ खत्म हो जाते थे। इस फौज के जो सिपाही होते वो इतने ज़्यादा तेज़ तर्रार, जालिम और ख़तरनाक होते कि बिना लगाम पकड़े ही घोड़ा दौड़ाते जाते, और जब घोड़ा दौड़ता होता तो दोनों ही हाथों का इस्तेमाल लगातार वो हर दिशा में तीर चलाने के लिए किया करते थे। उस दौर में कि जब पूरी दुनिया की आबादी ही बहुत कम हुआ करती थी, तब इन लोगों ने सिर्फ 3 साल के अंदर 60 लाख से ज़्यादा लोगों को इस दुनिया से ख़त्म कर डाला। रूस, चीन, ईरान, जो कोई भी इनके सामने आया, इन लोगों ने पल भर के अंदर उसको मट्टी में मिला दिया। लेकिन अगर वाकई ये ताकतवर, खतरनाक और जालिम फौज लाख कोशिशों के बावजूद भी किसी एक ताकत का कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी, तो उस ताकत का नाम था हिंदुस्तान। दरअसल यहाँ पर बात चल रही है मंगोल वर्सेस खिलजी सल्तनत की। वैसे आमतौर पर मंगोलों से भारत को बचाने का क्रेडिट खिलजी सल्तनत के सबसे मशहूर हुक्मरान मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी को ही दिया जाता है, जो काफ़ी हद तक सही भी है। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि इन तमाम कहानियों के बीच में एक ऐसे सबसे बड़े हीरो को फरामोश कर दिया जाता है, भुला दिया जाता है, कि जिसका रोल भारत को मंगोलों से बचाने में सबसे बड़ा था। हाँ दोस्तों, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से भी बड़ा। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि अगर ये इंसान नहीं होता तो शायद अलाउद्दीन खिलजी के लिए भी मंगोलों से निपटना अगर कम से कम नामुमकिन नहीं तो हाँ आसान भी नहीं होता। ये कोई और नहीं बल्कि वही योद्धा है कि जिसको इतिहास में जफर खान के नाम से याद किया जाता है, और जिसके बारे में बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है कि मंगोल फौजों में इस इंसान का इतना ज़्यादा डर बैठ गया था कि जंग के दिनों के बाद में अगर मंगोल फौजों के घोड़े कभी पानी पीने से इनकार कर दिया करते थे तो उनका सिपह सालार पूछा करता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन घोड़ों ने जफर खान को देख लिया है। अब यहाँ पर जफर खान की कहानी को शुरू करें, उनके कारनामों को जानें, उससे पहले जरूरी है कि जरा थोड़ा सा पीछे चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया के बाकी इलाकों की तरह मंगोलों ने शुरुआती दौर से ही भारत पर कब्जा करने का ख्वाब देखना भी शुरू कर दिया था। अलग अलग दौर में उन्होंने अलग अलग तरह से कोशिशें भी की। स्पेशली अगर खिलजी सल्तनत की ही बात कर लें तो खुद अलाउद्दीन खिलजी भी अपने से पहले वाले हुक्मरान मतलब कि अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी के दौर में मंगोलों के खिलाफ खिलजियों की फौज को डायरेक्ट लीड कर चुके थे। मगर अब दौर आ चुका था 1299 का, कि जब भारत के इलाके में अपनी बार बार असफलताओं से, बार बार मिलने वाली हार से गुस्साए बैठे मंगोलों ने एक फाइनल और बड़ी जंग का फैसला कर लिया था। अलग अलग इलाकों के बड़े बड़े मंगोल सरदारों को इनवाइट किया गया, एक बड़ी मीटिंग की गई और उसके बाद फाइनली एक बड़ी फौज बनाकर भारत की तरफ रवाना की गई। मशहूर हिस्टोरियन जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि मंगोलों की इस फौज में लगभग 1 लाख के करीब सिपाही मौजूद थे। दूसरी तरफ जैसे ही दिल्ली के आसपास के इलाकों में रहने वाले आम लोगों तक ये खबर पहुंची कि मंगोलों की इतनी बड़ी फौज सिंधु नदी को क्रॉस कर चुकी है और वो पूरे इरादे के साथ इस तरफ बढ़ रही है, तो इन पूरे इलाकों में आम लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। वजह यही थी कि मंगोलों के जुल्म सितम की जो कहानी थी वो पूरी दुनिया में मशहूर थी। लोग बस अपनी जान बचाने की खातिर अब हर तरफ से भागकर दिल्ली की तरफ पहुंचने लगे। दिल्ली की मस्जिदें, दिल्ली की खानकाहें, मज़ारें, दिल्ली के बाजार, दिल्ली की जितनी भी चीज़ें थीं वो लोगों से भर चुकी थी। लोगों की इतनी भीड़ आ जाने की वजह से अब दिल्ली शहर में महंगाई भी रातों रात आसमान पर पहुंच चुकी थी। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी के कुछ सलाहकारों ने यह मशवरा दिया कि सुल्तान के लिए बेहतर होगा कि सुल्तान मंगोलों से संधि कर लें, मतलब उनके साथ कोई एग्रीमेंट कर लें। इस तरह से अपने ऊपर आई बड़ी मुसीबत को टाला जा सकता है। लेकिन इतिहासकार किशोरी सरन लाल ने लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने फौरन मना कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी का जवाब था कि मैं ऊंट की पीठ के पीछे नहीं छिपने वाला, बल्कि मैं तो कल खुद जाकर कुतलु ख्वाजा से निपटूंगा। याद रहे, कुतलु ख्वाजा उस इंसान का नाम था कि जो मंगोलों की इस 1 लाख की फौज को लीड कर रहा था, मतलब कि मंगोलों के सिपह सालार का नाम। अब वैसे तो खुद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सिपह सालारों को भी इस बात का पहले से ही अंदाजा था कि सुल्तान की तरफ से ये जवाब आएगा, क्योंकि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी पहले भी मैदान में कई बार मंगोलों का मुकाबला कर चुके थे।
लेकिन इस बार सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि मंगोलों की फौज न सिर्फ बहुत ज़्यादा बड़ी और ताकतवर थी, बल्कि दूसरी तरफ खिलजियों के पास तैयारी का बिल्कुल वक्त नहीं था। सुल्तान की तरफ से पहले तो अपने सारे गवर्नरों को खत लिखे गए और फौरन ये हुक्म दिया गया कि अपने अपने इलाकों से सल्तनत की हिफाजत की खातिर फौजों को रवाना किया जाए। और फिर जो फौज जमा हुई उसको लेकर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किली नाम के एक इलाके में डेरा डाला। ऐतिहासिक किताबों से पता चलता है कि महल से निकलते वक्त अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अंकल के जो दिल्ली के कोतवाल भी हुआ करते थे, मतलब कि अलाउल मुल्क, उनको अपनी महल की चाबी दी और साथ ही में ये हुक्म दिया कि जंग के बाद दोनों फौजों में से जो भी जीत कर आए ये चाबी उसी के हवाले कर देना। दोस्तों फाइनली अब जंग का दिन भी आ गया। यमुना नदी के किनारे एक मैदान में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की फौजें जमा हुई। फौज को इस तरीके से खड़ा किया गया कि जो लेफ्ट फ्लैंक थी उसको नुसरत खान लीड कर रहे थे, जबकि बीच में खुद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी खड़े हुए थे और उनके सीधे हाथ पर मतलब कि जो राइट साइड थी उसको लीड कर रहे थे हिजबरुद्दीन उर्फ जफर खान। फिर इन तमाम के आगे खड़ा किया गया था भारत के मशहूर और ताकतवर हाथियों को, कि जो दरअसल खिलजी सल्तनत की फौज और मंगोलों के बीच में एक बफर का काम कर रहे थे। फौज तो तैयार हो चुकी थी और लड़ने के लिए भी बिल्कुल रेडी थी, मगर फिर भी अलाउद्दीन खिलजी का ये हुक्म था कि इजाजत के बगैर एक सिपाही भी कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। वजह ये थी कि अलाउद्दीन खिलजी की ये राय थी कि जंग को जितना लेट से लेट किया जा सके उतना बेहतर है, क्योंकि ज्यादा वक्त मिलने पर अलग अलग इलाकों के गवर्नर्स और भी ज्यादा फौजें भेजेंगे और इस तरह से हमारी जो स्थिति है वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी और मजबूत स्थिति में इतनी बड़ी और ताकतवर फौज से लड़ना ज्यादा आसान होगा। सुल्तान की इसी स्ट्रेटजी की वजह से ही कई दिन गुजर गए और दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी रहीं, मगर किसी ने भी किसी के ऊपर हमला नहीं किया। मगर कई दिन गुजर जाने के बाद अचानक से एक दिन बड़ी ही अजीब चीज होती है। मंगोल फौज की जो बाईं टुकड़ी थी, जो लेफ्ट फ्लैंक थी, उसके सिपाही बड़ी तेजी के साथ अपने कदम पीछे हटाने लगे। अब वैसे तो सुल्तान का ये हुक्म था कि चाहे कुछ भी हो जाए कोई आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन इस चीज को अच्छा मौका समझते हुए राइट फ्लैंक के लीडर मतलब कि जनरल जफर खान ने हमला कर दिया। मगर अब सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि ये जफर खान थे कौन। तो आपको बता दें कि जफर खान सिर्फ अलाउद्दीन की खिलजी सल्तनत के ही सबसे माने हुए सिपह सालार नहीं थे, बल्कि उनकी गिनती तो पूरे भारत के इतिहास के ही जो टॉप कमांडर्स हैं, जो टॉप सिपह सालार हैं, उनमें की जाती है। 15वीं सदी के हिस्टोरियन यहया बिन अहमद सरहिंदी की माने तो इनका असली नाम यूसुफ हुआ करता था और ये नस्ली तौर पर एक हिंदुस्तानी ही थे, मतलब इनका जन्म भारत में ही हुआ था। और ये कोई पहला मौका नहीं था कि जब जफर खान और मंगोल फौजें आमने सामने खड़ी थीं, बल्कि इससे पहले भी कई बार जफर खान ही मंगोलों को हरा चुके थे। बल्कि खिलजी सल्तनत के बारे में जितना भी हम पढ़ते हैं कि खिलजियों ने बार बार मंगोलों को हराया, उसमें सबसे अहम और सबसे ज्यादा बार रोल जफर खान की तरफ से ही निभाया गया था। इससे पहले 1298 में भी जब मंगोलों की एक ताकतवर फौज ने सिंध पर हमला किया था तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से जफर खान को ही लड़ने के लिए भेजा गया था। जफर खान ने न सिर्फ मंगोलों का मुकाबला करके उनको हराया, बल्कि इतना बुरा हराया कि 4000 के करीब मंगोल फौजियों को तो कैदी बनाकर दिल्ली ले आए थे। मंगोलों के खिलाफ इस बड़ी कामयाबी ने जफर खान की पॉपुलैरिटी को, उनकी मकबूलियत को आसमान पर पहुंचा दिया था। दिल्ली सल्तनत का बच्चा बच्चा जफर खान की बहादुरी के गीत गाया करता था। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि सल्तनत के आम लोगों में जैसे जैसे जफर खान का कद बढ़ता गया, वैसे वैसे महल में उनके दुश्मन भी बढ़ते चले गए। इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि खुद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का भाई मतलब कि उलूग खान दरअसल जफर खान को कत्ल करने के लिए जहर देने की प्लानिंग तक कर चुका था, जबकि खुद सुल्तान ने भी जफर खान को कम से कम दिल्ली से बंगाल की तरफ ट्रांसफर करने का फैसला तो कर ही लिया था। मगर कोई भी बड़ा फैसला लिया जाता या कोई हादसा होता, उससे पहले ही मंगोलों ने एक बार फिर से ये बड़ा हमला कर दिया। और अब जब मंगोल अपनी लगभग 1 लाख की बड़ी फौज लेकर आ रहे थे तो जाहिर है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के लिए जफर खान को फरामोश करना, जफर खान के बगैर इस जंग में कूदना एक मुश्किल टास्क था। इसीलिए खिलजी फौज की एक बड़ी टुकड़ी का कमांडर बना के उनको आगे खड़ा किया गया था। लेकिन जाहिर है जैसा कि हमने जाना कि जफर खान से अब इस जंग में बड़ी गलती हो चुकी थी। मंगोलों की एक टुकड़ी को पीछे हटता हुआ देखकर जफर खान ने भी उनके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। घोड़े दौड़ाते दौड़ाते उनको ये खबर ही नहीं हुई कि वो 55 किलोमीटर का एक लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी दूरी कवर कर चुके थे। और बस यही तो वो चीज थी कि जिसका मंगोल इंतजार कर रहे थे और जो मंगोल चाहते थे, क्योंकि ये कुछ और नहीं बल्कि मंगोलों का बिछाया हुआ एक खतरनाक जाल था। जैसे ही उन्होंने देखा कि जफर
خان اپنی ٹکڑی کے ساتھ پیچھا کرتے کرتے اتنی دور آ چکے ہیں، اپنی باقی فوج سے الگ ہو چکے ہیں، اکیلے پڑ چکے ہیں، تو فوراً ہی اب منگول فوج نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب سپہ سالار ظفر خان کے سامنے آگے کنواں اور پیچھے کھائی والے حالات پیدا ہو گئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے وہ سلطان علاؤالدین خلجی کی نافرمانی پہلے ہی کر چکے تھے، اسی لیے 99% یہ بھی طے تھا کہ بعد میں سلطان کی طرف سے موت کا فرمان سنایا جائے گا۔ ایسے مشکل اور کمپلیکیٹڈ حالات میں بھی ظفر خان نے منگولوں کی اس بڑی فوج سے ڈائریکٹ آمنے سامنے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ساتھیوں، کچھ ہسٹوریکل سورسز سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے منگول فوج کا جو سردار تھا، مطلب کہ ہجلق خان، اس نے سمجھوتے کا بھی ایک پیغام بھجوایا تھا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ظفر خان کو ایک آفر دیا تھا۔ آفر یہ تھا کہ اگر ابھی بھی تم ہمارے ساتھ مل جاؤ تو ہم تم کو اپنے حکمران دعا خان کے پاس لے کر چلیں گے، اور بدلے میں انعام کے طور پر تم کو منگول سلطنت کے کسی بڑے عہدے سے بھی نوازا جائے گا۔ لیکن ظفر خان نے انکار کر دیا، اور انکار کے بعد فائنلی جنگ شروع ہوئی۔ 14ویں صدی کے مشہور اتہاسکار عبد الملک اسامی نے لکھا ہے کہ تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی ظفر خان اور ان کی فوج اتنی بہادری کے ساتھ لڑی کہ ان لوگوں نے منگولوں کے لگ بھگ 5000 سپاہیوں کا قتل کر دیا تھا، جبکہ ان کی فوج میں مرنے والے لوگوں کا آنکڑا صرف 800 کے قریب تھا۔ مگر اب ظفر خان کے پاس بھی لڑنے کے لیے صرف اور صرف 200 کے قریب سپاہی ہی باقی رہ گئے تھے۔ ظفر خان کے جو گھوڑے پر سوار تھے اور پوری جنگ میں لمبے وقت تک گھوڑے پر سوار ہو کر ہی لڑتے رہے تھے، اچانک سے ایک تیر ان کے گھوڑے پر آ کر لگا، جس سے گھوڑا زمین پر گر گیا۔ گھوڑے کے زمین پر گرتے ہی اب ظفر خان نے بھی پیدل ہی ہجلق خان سے دو ہاتھ کرنے شروع کر دیے، مگر تبھی اچانک سے کسی اجنبی کے دوارا دور سے چلایا گیا ایک تیر ان کے آ کر لگا کہ جو ڈائریکٹ سینے کو چیرتے ہوئے اندر گھس گیا۔ تیر کے لگتے ہی ظفر خان زمین پر گرے، اور کچھ لمحوں کے بعد ہی ظفر خان نے دم توڑ دیا۔ اب کہنے کو تو ظفر خان کی موت ہو چکی تھی، مگر اس دنیا سے جاتے جاتے آخری بار بھی ظفر خان نے منگولوں کو بڑی شکست دی تھی، وہ اس طرح سے کہ اگر آپ لوگ اس جنگ کے بارے میں سرچ کریں گے اور آخر میں اس جنگ کے نتیجے کو ڈھونڈیں گے کہ آخر اس جنگ کا نتیجہ کیا رہا تھا، تو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، کیونکہ وہاں پر لکھا ہوا ملے گا کہ منگولوں کی بھارت سے واپسی۔ دراصل اتہاسکار ضیاء الدین برنی کے مطابق ظفر خان کا یہ حملہ اتنا زیادہ تیز اور خطرناک تھا، اور جس طرح سے ظفر خان کی یہ چھوٹی سی ٹکڑی منگولوں کے خلاف لڑی تھی، اس نے پوری منگول فوج میں ہی ایک دہشت پھیلا دی تھی۔ ان لوگوں کے بیچ اس چیز کو لے کر باتیں ہونے لگی تھیں کہ اگر ایک چھوٹی سی ٹکڑی ہی یہ کر سکتی ہے تو پیچھے کھڑی ہوئی جو باقی پوری فوج ہے وہ کیا حال کرے گی۔ اسی سوچ وچار نے ہی منگول فوج کے حوصلے توڑ دیے اور انہوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ دوسری طرف سلطان علاؤالدین خلجی، جن کی شروعات سے پلاننگ ہی یہی تھی اور وہ اسی اسٹریٹجی پر کام کر رہے تھے، انہوں نے اپنے سامنے موجود منگول فوج کے سیلاب کو اس طرح سے واپس جاتا ہوا دیکھا تو شانتی کے ساتھ واپس جانے دیا۔ جب منگول فوج واپس چلی گئی تو سلطان بھی اپنی فوج کے ساتھ دلی واپس آ گئے۔ حالانکہ دوستو، منگولوں کا بھارت کے اوپر نہ تو یہ پہلا حملہ تھا اور نہ ہی یہ آخری حملہ تھا، بلکہ اس جنگ کے بعد بھی منگولوں نے 3 اور بار خلجی حکومت پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار ہی ان کو علاؤالدین خلجی سے منہ کی کھانی پڑی۔ رہا سوال ظفر خان کا، تو نہ صرف 1299 کی اس قلعے کی جنگ میں ہی ان کا سب سے اہم رول تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی جیسا کہ ہم نے جانا وہ منگولوں کو کئی بار دھول چٹا چکے تھے، مگر اس کے باوجود بھی آخری جنگ میں ظفر خان نے سلطان علاؤالدین خلجی کی نافرمانی کر کے جو ایک غلطی کی تھی اس کو سلطان نے کبھی معاف نہیں کیا۔ ہسٹورین ضیاء الدین برنی نے تو لکھا ہے کہ ظفر خان کے نام کو شاہی ریکارڈ سے ہی غائب کر دیا گیا، مطلب کسی بھی دستاویز میں چھوڑا ہی نہیں گیا۔ ایون امیر خسرو کے جو اس دور میں علاؤالدین خلجی کے محل میں رہا کرتے تھے، ان کی رائٹنگ میں بھی ظفر خان کا کہیں ذکر نہیں ملتا ہے۔ وہ تو بعد میں آنے والے بہت سارے اتہاسکار یا باقی رائٹرز تھے کہ جنہوں نے ظفر خان سے اس دنیا کو ملوایا۔ اب آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس ویڈیو سے پہلے ہی ظفر خان کو اچھی طریقے سے جانتے تھے؟ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔